हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं हॉलीवुड की कई सारी आई हुई अपडेट्स के बारे में, जिस अपडेट में इस बार सिर्फ कंट्रोवर्सी और कंट्रोवर्सी ही जुड़ी हुई है, जिसे पूरी तरीके से इसी वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं, क्योंकि आजकल प्रोजेक्ट के साथ कंट्रोवर्सी जुड़ी ना हो ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। खैर, अब सीधा मुद्दे पर रहते हुए आपके समय को भी बिल्कुल वेस्ट नहीं करते, जिन सब पर आने से पहले बनेगी मेरी छोटी मोटी सी रिक्वेस्ट, जो की है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। खैर, तो पहली कंट्रोवर्सी अपडेट की बात करें, जो कि सबसे थोड़ी शुरू हुई है सेंट्री के लुक से, जो कि लेजेंडरी मार्वल फिगर्स वालों की तरफ से रिलीज किया गया है, क्योंकि उन्हें एक्शन फिगर्स भी बेचने हैं फिल्म रिलीज होने के पहले जितने ज्यादा हो सके। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो मार्वल सेंट्री के कैरेक्टर को लोगों को शो करने में फिलहाल तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। यानी जब तक फिल्म रिलीज नहीं होगी तब तक सेंट्री के लुक को लेकर मार्वल इसी तरीके से सस्पेंस बना करके रखेगा, क्योंकि देखा जाए तो पूरे ट्रेलर में सेंट्री का कैरेक्टर ही एक ऐसा सेलिंग पॉइंट है जिसके बलबूते पर फैंस इस फिल्म को थिएटर में देखने के लिए जाएंगे। बाकी बची कुछ ऑडियंस तो वो कहते हैं ना कि मार्वल के सपोर्टर के हिसाब से थिएटर पहुंच ही जाएगी, जिन्हें इस बार इस फिल्म से डिसअपॉइंटमेंट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, जो कि मार्वल की पिछली कुछ फिल्मों से हो रहा है। लेकिन खैर, केविन फीगे के अंडर आने के बाद इस फिल्म के प्रोजेक्ट को जो शुरुआत में पिच किया गया था अब भी बिल्कुल वैसा ही है, जिस पर केविन फीगे को भी बहुत ज्यादा बिलीव है। इसलिए इस फिल्म को मार्वल की A24 फिल्म बोल करके प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन खैर, सेंट्री पर रहे तो एक्शन फिगर के इस लुक में तो मैं एक हिसाब से कह ही सकता हूँ कि पूरा का पूरा लुक ही रिवील कर दिया गया, जिसे देखने के बाद कुछ लोगों का आउटरीच जो खास करके डिटेलिंग को ही लेकर निकल कर आया है वो है लाइंस और इस सूट की पूरी डिजाइन, जिसमें फैंस ने लाइंस पर ही बहुत ज्यादा नजर डाली है, जो इस सूट के अलावा आपको वुल्वरिन से लेकर डेयरडेविल, स्पाइडरमैन इन सभी के सूट में देखने मिल जाएगी, जिसे हाँ कह सकता हूँ कि ओवर डिजाइन की डिटेल के चक्कर में काफी ही ज्यादा भर दिया जाता है। लेकिन खैर, इसके लिए तो यही कहूंगा कि मार्वल वालों को अपने सूट डिजाइन वाले को इंस्ट्रक्शन यही देने होंगे कि भाई ये लाइन से क्या ऑब्सेशन है जो हर बार सूट में नोटिस करने के लिए डाल देते हो। लिटरली अब अगर आप जाकर MCU के सारे ही सुपर हीरोज के कॉस्ट्यूम को भी चेक करोगे तो आपको वो चीजें नोटिस होगी। और फिर इसके बाद लैंटर्न सीरीज पर बढ़े तो इस सीरीज की सेट इमेजेस फिलहाल तो मैं कह सकता हूँ कि लीक हो रही है, जिसे मैं स्क्रीन पर बिल्कुल भी नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि पहले कॉपीराइट स्ट्राइक मैंने अपने चैनल पर पीस मेकर से रिलेटेड झेल चुकी है। लेकिन उस सेट इमेजेस में हम जॉन स्टुअर्ट के कैरेक्टर को किसी तरीके की फाइट में इन्वॉल्व होते हुए देख रहे हैं, जहाँ पर उसके हाथ में गन भी है। और फिर क्या, इसे लेकर के वही छोटे मोटे RR करने वाले लोग यही कह रहे हैं कि जॉन स्टुअर्ट के हाथ में गन क्यों है, वो ग्रीन लैंटर्न है। भाई सीरीज तो आने दो, तभी ही जज कर लेना, बात ज्यादा बेटर रहेगी। बाकी हाँ, कपड़ों को लेकर के ये कहा जा रहा है कि किसी हॉस्पिटल से एस्केप किया गया है या फिर वो शायद से किसी नर्स की जॉब में होंगे। बाकी सीरीज में गाय गार्डनर की होने की कंफर्मेशन तो मैं आपको दे ही चुका हूँ। जिसके अलावा अगर आप कॉस्ट्यूम की बात करोगे तो नहीं, वो अब तक लीक नहीं हुए हैं, जो कि हाँ मैं कह सकता हूँ कि अच्छी बात है। लेकिन देखना इंटरेस्टिंग ये भी रहेगा कि क्या इस फिल्म में फुल CG सूट को डेवलप किया जाएगा या फिर उनके लिए एक्चुअल सूट बनाए गए हैं। बाकी सीरीज तो साल 2026 में आएगी। जिससे हटकर अब सीधे सुपरमैन पर आ जाए तो उसकी स्नीक पीक को लेकर के पूरा का पूरा ब्रेकडाउन आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। जिससे हट करके वो कहते हैं ना कि इसके अगर फीडबैक की बात की जाए तो रिएक्शन में कह सकता हूँ कि 80% पॉजिटिविटी से ही भरा पड़ा है, जिन सभी को पूरी तरीके से स्किप कर बड़े बड़े पोर्टल्स यानी कि मीडिया हाउसेस ने अगर कोई बेकार और घटिया सी चीज कवर की है तो वो हॉलीवुड रिपोर्टर वालों के इस आर्टिकल से आपको पता चल जाती है कि ऑब्वियसली कितनी ज्यादा चीप है, क्योंकि क्लिकबेट के चक्कर में फैंस डिवाइडेड, दर्द से रोता सुपरमैन, यही सब कुछ देखने के लिए मिलता है, जिसका फिर से कहूंगा कि फिल्म के रिलीज होने से पहले किसी भी तरीके का सर पैर बनाता ही नहीं। और जो रोने वाले लोग हैं, मुझे लगता है उन चूतियों को तो गिनती में ही लेना नहीं चाहिए, जिन्होंने असल मायने में सुपरमैन की कॉमिक बुक पढ़ी ही नहीं है। यानी उनका ज्ञान सीधे स्नाइडरवर्स से निकल कर आता है और हेनरी कैविल पर खत्म भी हो जाता है। यानी उनकी नजर में सुपरमैन स्ट्रांग है, कभी रोता नहीं, इसी तरीके की बकचोदी आपको सुनने के लिए मिलेगी, जिनसे अगर आप डिबेट भी करने बैठो तो आपको बेमतलब का ज्ञान परोसना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर यही गलती बड़े बड़े मीडिया हाउसेस करेंगे तो उनमें डेफिनेटली बायसनेस भी नजर आती है, ऑब्वियसली सिर्फ स्टूडियो के बदलने में। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो वार्नर ब्रदर्स वाले भी कम नहीं है, जो खास करके क्रिएटर्स और फिल्म की असल पब्लिसिटी को समझते ही नहीं। बस वो कहते हैं ना कि सीधे निकल जाओ और दबाने वाला हिसाब उनकी तरफ से उस फॉर्मूले को ही अपनाया जाता है, जो कि रिसेंटली सिनेमाकॉन के इवेंट में भी हुआ। लेकिन डिज्नी वालों ने उस पैनल में दिल जीतते हुए मुझे लगता है कि अच्छी खासी पब्लिसिटी बटोरी है, जिनकी मार्केटिंग टीम से असल मायने में बाकी सारे ही स्टूडियोज को सीखना चाहिए कि कौन से पोर्शंस को ऑडियंस के बीच ला करके रखे और किसे बिल्कुल भी नहीं। ना कि यूट्यूब पर बैठकर इस तरीके
कि स्टूडियोज चिंदी चोरी करे। लेकिन खैर अच्छी बात है कि यूट्यूब ने उन फेक ट्रेलर्स पर डिमोनेटाइजेशन की कैची चला करके दोनों को ही पैसे ना देने का जो डिसीजन लिया है वो बिल्कुल बेस्ट है। जो कंट्रोवर्सी अगर आपको नहीं पता तो छोटा सा अपडेट देते हुए यही कहूंगा कि यूट्यूब पर जो आप फेक ट्रेलर्स देखते हो उन सब पर यही सारे के सारे स्टूडियोज मार्वल को छोड़कर कॉपीराइट क्लेम लगाते हैं और उससे पैसे कमाकर चुपचाप मुंह बंद कर बैठ जाते हैं। लेकिन जब इस पर कुछ आर्टिकल्स छपे तो यूट्यूब वालों ने भी ध्यान दिया और एक सही डिसीजन ले लिया, जो कि डेफिनेटली लेना बनता भी है। अब इसके बाद एक और कंट्रोवर्सी पर बढ़े तो ये नेटफ्लिक्स के मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट नार्निया से रिलेटेड है, जिसके बारे में डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि ग्रेटा ग्रेविक इसकी कहानी लिख रही है और हाँ, फिल्म को भी डायरेक्ट वही करेगी जो कि इस फिल्म की अच्छी एक्सक्लूसिव डील थिएटर रिलीज करने की नेटफ्लिक्स के साथ करना चाहती थी, जो कि अब सक्सेस भी हो गई है। इसलिए इस फिल्म को थिएटर रिलीज मिलेगा, वो भी IMAX के फॉर्मेट में, ताकि वो कहते हैं ना कि सिनेमा वाली बात इस फिल्म के साथ में जुड़ी रहे। बाकी फैन फॉलोइंग तो इस फिल्म की अच्छी खासी है ही, जिस पर अगर IMAX वालों की अपडेट पर बढ़े तो उनकी तरफ से कहा यही जा रहा है कि इस फिल्म के लिए वो लोग भरे बैठे हैं कि जैसे ही ये फिल्म IMAX रिलीज के लिए निकल कर आएगी तो इसकी स्क्रीनिंग को लेकर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट की जाएगी। लेकिन किस तरीके की फिलहाल तो वो डिटेल फिल्म आने के बाद ही डिस्कस करे तो ज्यादा बेटर रहेगा। जिसके बाद ग्रेटा ग्रेविक और कंट्रोवर्सी कहानी में ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि वो एक कट्टर फेमिनिस्ट है जो अपने इस आइडिया के साथ कभी अच्छी फिल्म बनाती है तो कभी बारबी जैसी बेकार और घटिया फिल्म भी, जो कि ओवर हाइप के चलते बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई भी कर लेती है। और इससे फिर क्या, लोगों को यही लगता है कि वो बहुत बड़ी डायरेक्टर है जो कि नोलन से भी टकरा जाएगी, जबकि असल में बारबी फिल्म बस अपने नाम के चलते हिट हुई थी, जो कि इस बार शायद नार्निया के साथ भी थोड़ा अलग ही रहेगा। इसलिए अब सीधे कंट्रोवर्सी की ही बात करें तो वो इसकी कास्टिंग से रिलेटेड निकल कर आई है, जिनमें सबसे पहला नाम अंकल डी ग्लोरी का होगा, जिस कैरेक्टर के रोल के लिए डैनियल ग्रिग से बात चल रही है। अब इसके बाद विच के रोल के लिए चार्ली XCS का नाम निकल कर आया था, जो कि सिंगर है या फिर रैपर वो बात मुझे नहीं पता, और ना ही ये कि वो कितनी अच्छी एक्ट्रेस है। लेकिन एक नाम मैरिलिन स्ट्रिप का निकल कर आया है, जो कि नो डाउट बहुत ही अमेजिंग सी एक्ट्रेस है, जिन्हें अगर इस फिल्म में कास्ट किया जा रहा है तो पहला नाम हमारे दिमाग में व्हाइट विच का ही निकल कर आता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि डायरेक्टर और नेटफ्लिक्स वालों की चालाकी इस काफी अमेजिंग सी एक्ट्रेस को लेकर असलान के कैरेक्टर की है। जी हाँ, असलान का कैरेक्टर जो कि इस पूरे नार्निया वर्ल्ड में राज करता है, जिसके पहले इस कैरेक्टर को वॉइस लियम नील्सन ने दी थी, तो वही बुक में भी ये कैरेक्टर मेल ही है। बाकी नाम से तो हमें वो चीज पता ही चलती है, लेकिन क्या करे, नेटफ्लिक्स वालों की वो कहते हैं ना कि बकचोदी रुकनी नहीं चाहिए, जो कि इस केस में भी मुझे लगता है कि इस कैरेक्टर से रिलेटेड बहुत ज्यादा होगी अगर मैरिलिन को असलान की वॉइस के लिए कास्ट किया जाता है तो, क्योंकि शायद से नेटफ्लिक्स वालों को ये लगता है कि ऐसी कंट्रोवर्सी से भी उन्हें बहुत ज्यादा फायदा होगा, बिल्कुल बारबी की तरह। लेकिन इस केस में मुझे लगता है कि चीज पूरी तरीके से ऑफ ट्रैक ही चली जाए तब नेटफ्लिक्स वालों का अकल आएगी, जैसी अकल फिलहाल तो डिज्नी वालों का आई है। यानी यहाँ से हटकर एक और कंट्रोवर्सी की तरफ बढ़े तो स्नो वाइट के बॉक्स ऑफिस पर बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप होने के बाद डिज्नी वालों ने उनके मोस्ट एम्बिशियस, जी हाँ ये चीजें तो लगानी ही पड़ेगी, क्योंकि हर बार जब कोई ऐसे प्रोजेक्ट को लाइव एक्शन में कन्वर्ट किया जाता है डिज्नी वालों की तरफ से तो यही बातें की जाती है, जिसमें इस बार टारगेट टैंगलेट जैसी फिल्म थी, जिसकी लाइव एक्शन की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर डिज्नी वाले वही अपने पुरानी IP वाले रूट पर जा रहे थे। लेकिन अब इस प्रोजेक्ट पर होल्ड नहीं बल्कि एक ऐसा होल्ड लगाया गया है जो कि कई सारे मीडिया पोर्टल की तरफ से कोट कर यही बताया जा रहा है कि जल्दी मूव फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। यानी जो बात मैंने सुनी थी कि इसकी कहानी में मेजर चेंजेस किए जा रहे थे और हाँ कैरेक्टर शायद से लीड वाली ब्लैक भी हो सकती थी, लेकिन अब अगर उन सब पर रीवर्क किया जाएगा तो मुझे लगता है कि लाइव एक्शन के नाम पर उन्हें कॉपी पेस्ट वाले फंडे को ही अपनाना चाहिए, जिस पैटर्न पर डिज्नी वाले अच्छी खासी कमाई भी कर लेते हैं और हाँ एक जनरेशन के हिसाब से उन पर इम्पैक्ट भी डालते हैं। लेकिन डिज्नी वाले बीते कुछ सालों से या फिर कहूँ हमेशा से ही ऐसे थे जिन्हें बीच में अच्छी खासी पॉपुलैरिटी मिली और हाँ अच्छे खासे बॉक्स ऑफिस नंबर भी, जिसके चलते वो कहते हैं ना कि थोड़ी बहुत तो चर्बी इनके अंदर भी जनरेट हो जाती है, जिन सभी को साइड में रखकर उन्हें सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पर ही फोकस करना चाहिए, ना कि बकचोदी पर। बाकी अनफॉर्चुनेट तो डायरेक्टर माइकल ग्रेसी के लिए लग रहा है मुझे, जिनकी बैटरमैन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप हुई और अब टैंगलेट प्रोजेक्ट भी शायद से उनके हाथों से निकल चुका है। और अब बात करें जेनिफर स्टेक की, जिन्हें डेफिनेटली आप नाम से तो पहचानते नहीं होंगे, क्योंकि इनका काम मैं कह सकता हूँ कि याद करने लायक है ही नहीं। रीजन की बात करूँ तो इन्होंने भी Amazon प्राइम की बहुत ही अच्छी तरीके से बैंड बजा रखी है, या फिर कह सकता हूँ कि रखी थी, क्योंकि ये जो हेड पोजीशन पर सारे ही प्रोजेक्ट्स को ग्रीन लाइट देती थी, उसी पोजीशन से इन्हें निकालकर उस पोस्ट को ही प्राइम वालों ने पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया है, जिसके हिसाब से देखा जाए तो अब सीधे प्रोड्यूसर्स ही किस प्रोजेक्ट को बनाना है और किसे नहीं उसका डिसीजन ले सकते हैं, जिनमें 2 नाम निकल कर आए थे जो फिलहाल तो मुझे याद नहीं है। लेकिन खैर अगर आप उनके कारनामों को जानना चाहते हो तो पावर ऑफ द रिंग्स और व्हील ऑफ टाइम जैसे कचरे को जेनिफर ने ही ग्रीन लाइट दी थी, जो कि अब जाकर के इसके तीसरे सीजन में ठीक हुआ है। लेकिन वो कहते हैं ना कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड वाला टैग उस शो पर लग चुका है, जिसका अगर एग्जैक्ट रीजन बताऊं तो शुरुआत से ही ये शो वुमेन एम्पावरमेंट की काफी घटिया चाल चलते हुए अपनी ही खुद की नॉवल से पीछे हट जाता है, जो कि आप इसके पूरे प्रमोशनल मटेरियल में भी देख सकते हो, जिन सब में क्लियरली रोजामुंड पिंक के कैरेक्टर को आगे रखा गया है। जबकि अगर देखा जाए तो नॉवल में उनका काम इतना भी ज्यादा ऐतिहासिक और आगे रखने जैसा
ऐसा नहीं था जिसका पूरा क्रेडिट शो के लीड रेनल थॉर के कैरेक्टर पर जाता है, जो हाँ उस कैरेक्टर के बगल में खड़ा है। लेकिन खैर, इससे हटकर कॉनन की सीरीज भी बनाई जा रही थी, जिस पर क्लियरली उनकी स्टेटमेंट उस शो को कैंसिल कर ये एक्सक्यूज देने का है कि वो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी प्रमोट कर रहा है। जी हाँ, ये स्टेटमेंट ऑफिशियली जेनिफर ने दिया था। इसके अलावा कई सारे बेकार से डिसीजन उनकी तरफ से अक्सर करके प्राइम में लिए जाते हैं, जो आई होप अब उनके चले जाने के बाद आगे ऐसे कंटिन्यू नहीं रहेंगे। और इसके अलावा अगर आप ये सोच रहे हो कि आर्टिकल में फर्स्ट लुक डील वाली एक काफी अच्छे से कम्बो डील भी उन्हें दी गई है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये डील बस नाम की ही है, जिसका काम अगर उन्हें निकालना आ गया तो लेट्स सी कि उनकी तरफ से किस प्रोजेक्ट पर हामी भरी जाती है और उसके लिए उन्हें प्राइम वाले परमिशन देते भी है या नहीं। क्योंकि क्लियरली जेनिफर को उनकी उस पोजीशन से धक्के मार करके निकाला गया और ये डील, वो कहते हैं ना कि बच्चों को शांत होने के लिए लॉलीपॉप पकड़ाया जाता है, बिल्कुल वैसी ही है। जिस सेम सिचुएशन में कैथलीन कैनेडी भी है, जिनके आर्टिकल के ब्रेक होने के बाद उनका काफी स्टूपिड सा स्टेटमेंट कहीं ना कहीं उसी आर्टिकल को कंफर्म कर बता रहा था कि उनकी भी पोजीशन जल्द से जल्द डिज्नी वाले छीनने वाले हैं लुकस फिल्म को लेकर, जिन्होंने लिटरली सिवाय लुकस फिल्म को हार्म करने के अलावा दूसरा और कोई भी काम नहीं किया। और उनके जाने के बाद वो कहते हैं ना कि उनकी पोजीशन की जिम्मेदारी किसे दी जाएगी, तो उसमें भी कुछ नाम सजेशन के तौर पर निकल कर आए थे, जिनमें से एक जॉन फेब्रियो है तो दूसरा नाम डेव फेलोनी का है। बाकी लेट्स सी के लुकस फिल्म को भी डिज्नी वाले कितनी जल्दी कैथरीन के चंगुल से छुड़ाते हैं, ठीक जेनिफर की तरह। ऑफिस के बाद एक और आखिरी कंट्रोवर्सी पर बढ़े तो आपको पता ही होगा कि जेम्स बॉन्ड के राइट्स अमेज़न वालों ने पूरी तरीके से एक्वायर कर लिए हैं, जो नहीं चाहते कि बारबरा बैकुली उनके बनाए जा रहे प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हो। इसलिए उनसे सारे फ्रीडम खींचते हुए बस उन्हें प्रोड्यूसर ही रखा जाएगा और वो प्रॉफिट शेयरिंग वाली जो बातें हैं वही तक की परमिशन है, जिन्हें उनकी पूरी टीम के साथ 1 बिलियन देकर के चुप करवा दिया गया, क्योंकि उन्होंने MGM और अमेज़न के मर्ज होने के बाद बॉन्ड के प्रोजेक्ट को लेकर के आवाज उठाई थी। क्योंकि दूसरी तरफ अमेज़न वाले चाहते हैं कि जेम्स बॉन्ड के यूनिवर्स में कई सारे स्पिन ऑफ सीरीज बने, जिन्हें वो लोग अपने प्लेटफॉर्म पर रिलीज करेंगे। यानी क्लियरली जेम्स बॉन्ड की IP को भी स्टार वॉर्स की तरह डेड करने की प्रिपरेशन कर ली गई है, ताकि ऑडियंस इस काफी अमेजिंग से थिएटर एक्सपीरियंस वाले कंटेंट को घर पर बैठकर देखे। इसलिए इसे लेकर मिनी पेनी का जो कैरेक्टर है उसकी स्पिन ऑफ सीरीज बनाने की प्लानिंग की जा रही थी, जिसकी लीड कास्ट में लॉरेंस पैक को एज एन एक्ट्रेस कास्ट किया जाना था। लेकिन फिर क्या, बारबरा ने आवाज उठाते हुए अमेज़न वालों को ही स्टूपिड बोल दिया, जो बात मुझे लगता है कि जेफ बेजोस को बहुत ज्यादा हर्ट कर गई। इसलिए उनका इस तरीके से इस पूरी फ्रेंचाइजी को बाय करने का एक फरमान जारी कर दिया गया, जो कि अब अप्लाई भी हो गया है। क्योंकि देखा जाए तो जेफ बेजोस यानी कि अमेज़न द डे ऑफ द जकाल सीरीज को ही ढाल बना करके सारे शेयर होल्डर के सामने प्रेजेंट करता है, जिसने ऑडियंस के बीच अपनी बहुत ही अच्छी और गहरी छाप छोड़ी है। लेकिन सीरियसली कहूंगा कि लीड फीमेल कास्ट उस सीरीज में एक बड़ा धब्बा थी, जिन्हें जबरदस्ती का वो रोल दिया गया है, वो भी बहुत अच्छी तरीके से फील होता है। लेकिन खैर, अब जेम्स बॉन्ड के इस यूनिवर्स में बारबरा के बाद किसी को तो आगे आना ही था, इसलिए अमेज़न वालों की तरफ से एमी पैस्कल, जी हाँ एमी पैस्कल, जिन्होंने सोनी के स्पाइडरमैन के स्पिन ऑफ के बेकार प्रोजेक्ट्स को ग्रीन लाइट दे करके कहीं ना कहीं स्पाइडरमैन की भी IP को अच्छा खासा हार्म किया है, जिन सब से उभरते हुए सोनी वालों ने भी लेसन सीखा है। तो वहीं अब एमी पैस्कल हैरी पॉटर के यूनिवर्स के प्रोड्यूसर्स डेविड हेमन के साथ मिलकर जेम्स बॉन्ड के सारे ही प्रोजेक्ट्स को ग्रीन लाइट देगी, जिसके लिए फिर क्या क्रिस्टोफर नोलन का भी नाम निकल कर आया था, जिन्हें अमेज़न चाहता था कि वो अपने प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व कर किसी न किसी तरीके की फिल्म या फिर एक अच्छी खासी नई IP नई कहानी के साथ शुरू कर पाए, जिस पर बारबरा भी पूरी तरीके से लगी पड़ी थी। लेकिन खैर, उनके अलावा अल्फांसो क्यूरोन का भी नाम निकल कर आया है, जिन्होंने ऑफिशियली वर्ल्ड ऑफ रील वालों को अपने इंटरव्यू में ये बात बोल करके कंफर्मेशन दे दी है कि जेम्स बॉन्ड के प्रोजेक्ट पर उनसे अच्छा खासा डिस्कशन हो रहा है, जो कि अपने डिजायर को लेकर एक कहानी पर काम कर रहे थे, जिस आइडिया को उन्होंने पिच भी किया है। और अगर ये चीज होगी तो वो अगली जेम्स बॉन्ड की फिल्म या फिर कह लो के प्रोजेक्ट को डायरेक्ट करेंगे, जो कि थिएटर रिलीज किया जाएगा भी या नहीं, फिलहाल तो वो बात मुझे नहीं पता। और ना ही ये कि जेम्स बॉन्ड के रोल में किस एक्टर या फिर किस एक्ट्रेस को कास्ट किया जाएगा। जिसे लेकर बाय द वे वो जो ब्रिटिश वाली बात है वो बिल्कुल सही रहेगी अब भी, यानी इस लीड रोल के लिए किसी भी ब्रिटिश एक्टर को ही कास्ट किया जाएगा, जो कि पहले लीड मेल एक्टर ही था। लेकिन अब सिचुएशन बदलने के बाद क्या कुछ होगा, उसे बस आप पॉपकॉर्न लेकर के बैठो, क्योंकि ड्रामा तो अभी बस शुरू हुआ है। जिन सारी ही कंट्रोवर्सीज को लेकर के अब आपकी क्या राय बनती है वो आप मुझे कमेंट में लिख कर बताइएगा। क्योंकि अब फिर क्या, इस कंट्रोवर्सी वाली अपडेट से विदा लेते हुए खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्द ही दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.